हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 यूपी बोर्ड समग्र शिक्षा की तरफ से जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये बुक्स जो हैं वो क्लास 6 के बच्चों के लिए दी गई हैं, इसलिए इन बुक्स का कंटेंट जो है वो क्लास 6 के बच्चों की मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही दिया गया, जिससे कि वो आसान भाषा में समझ सकें। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइंस जो मेन होती हैं पीटी के लिए या फिर जो मेन है हमें समझने के लिए बेसिक्स, तो वो हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौगोलिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब इन्हें एक करके समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई? आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह एक तैथिस सागर था। इस विशाल सागर के उत्तर में आयरलैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे। इन दोनों भूभाग में बहने वाली नदियों का पानी तैथिस सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। उत्तर का पर्वतीय भाग भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में कम है। आपने देखा होगा भारत के मैप को कि इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है जबकि पूर्व में कम है, क्योंकि पूर्व में जो है पूर्व की साइड में जो ये मैप है ये इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में जो है यहाँ पे पश्चिम में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा अधिक है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिमालय अर्थात बर्फ का घर, यानी कि हिम माने बर्फ, ये तो आप लोगों को पता ही है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, यानी कि ये जो हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ रहे हैं इसमें भी 4 और सब टॉपिक हैं। तो सबसे पहला हैगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसमें हैगा हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित, इसे मुख्यतम काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं इसमें। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है काराकोरम श्रेणी, जो कि K2 पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है काराकोरम श्रेणी की, ये पीटी में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पीटी में आते हैं इस तरीके के। जैसे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, पूछ लेगा कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कितने भागों में बटे हुए हैं, तो 4 भागों में, इसीलिए यहाँ पर मैंने पीटी लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा। अगला है हिमाद्री श्रेणी। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसे वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में सबसे ऊंचे शिखर है। संसार का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो हिमाद्री में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद हैं, जिसमें कई नदियां निकलती हैं। अगला है हिमाचल श्रेणी। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो हिमाचल श्रेणी है इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक और स्मरणीय पर्यटक स्थल हैं, यानी कि जितने भी शहर हैं ये सारे के सारे मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर स्मरणीय रमणीय घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील पर्यटकों को आकर्षक केंद्र है। तो डल झील कहाँ पर? डल झील जो है वो कश्मीर में है, और यह जो कश्मीर है यह हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच में स्थित है। अगला है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जो है यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। उप हिमालय भी कहते हैं इसे। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। नेक्स्ट, यह उत्तर की ओर से आने वाली, आपको पता ही होगा, साइबेरिया की तरफ से जो आने वाले जो देश हैं वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो उनको रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिण मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के गर्म मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायता करता है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत में हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीय
स्थल हैं जो पर्यटक को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यानी कि जो हिमालय श्रेणी है वह बहुत ही हर तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए सबसे बड़ा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, वह हिमालय श्रेणी में ही स्थित है और वह जो पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा तक पहरेदार के रूप में स्थित है। बाह्य आक्रमण से बचाता है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ की साइड की जो भी कंट्री है ना, वहाँ से जो भी कुछ हमले वगैरह होते हैं वो वहीं से ज़्यादा होते हैं। चीन भी उसी साइड में है ना। तो इधर से होने वाले हमलों से बचाता है और उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। दक्षिण मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कि वर्षा होने में सहायता होती है। और हिमालय पे इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि अनेक रोगों के उपचार में सहायता करती हैं। वहाँ पर खूबसूरती तो है ही, सबको ही पता है, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि वहाँ पर आने वाले पर्यटक वहाँ पर इतना अच्छा पर्यटक को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। सेकंड, उत्तर का मैदानी भाग, भाबर एवं तराई क्षेत्र। हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। यानी कि जो नदियाँ बहती हैं बरसात में और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, जब जो नदियाँ बहती हैं ना, तो नदियों के साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, और ये कंकड़ पत्थर कहाँ से आते हैं? ये बड़े बड़े पहाड़ों से तो टूट टूट करके ही तो आते हैं। तो बड़े बड़े पहाड़ों से जब नदियों का इतना तेज बहाव होता है तो घर्षण के कारण जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सब टूट टूट करके जो आते हैं, और आगे जो वो फिर वहाँ पे जब नदी का बहाव जो कम हो जाता है, भाबर और तराई क्षेत्र में वहाँ पर नदी का जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, तो वो पत्थर वहीं के वहीं छूट जाते हैं और नदी आगे निकल जाती है। तो जिसके कारण वहाँ पर ये अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है, इसे भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, वो यहाँ पर नदियाँ जो है वो पत्थरों में विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि छिप जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भाबर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। भाबर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है, यानी कि शिवालिक के बाद जो है वो नॉर्थ का मैदान ही आता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, यानी कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 भागों में या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र क्या होता है। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियां हैं जो कि झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और व्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है? तिब्बत नदी के में मानसरोवर में स्थित है, झील में स्थित है। तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लेगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, या उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। या फिर ये भी पूछ लेगा कि मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत में किस नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का। इस तरीके से क्वेश्चन पीटी में आते हैं। नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियाँ हैं। तो जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वही इसकी होंगी, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, क्योंकि गंगा जो है हमारे पूरे उत्तर भाग में फैली हुई है और थोड़ी सी बिहार में जाकर फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है।
तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी जो है वो हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां हैं लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ही है। तो ये नदी भी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है, और ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है किसी न किसी तरह से। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। फलस्वरूप यहाँ कृषि का एवं पशुपालन पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनमें नहरें निकलकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। अभी जो हमने नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र होता क्या है, तो नदी तंत्र कहते हैं किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सहायक नदी कौन होती हैं, एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि यह एक नदी जा रही है और इसका नाम है गंगा, और इधर से आ रही हैं गंगा की सहायक नदियाँ, योगी यमुना, योगी घग्गर, योगी गंडक, योगी गोमती। तो ये उसकी सहायक नदियाँ, ये सहायक नदियाँ हैं। जबकि ये सारे को यदि हम मिलाकर देखेंगे, जबकि इस पूरे पार्ट को जो हम कहेंगे जिसमें कि मेन नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये पूरा का पूरा होगा नदी तंत्र, इसको नदी तंत्र कहेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो, बांग्लादेश में मेघना और जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। तीसरा, थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। ये भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। ये देखिए, ये भारत का उत्तरी और पश्चिमी भाग है। यहाँ पर जो मरुस्थल है, ये रहा भारतीय मरुस्थल, ये अरावली हिल्स की तरफ से ये फैला हुआ है। ये यहाँ पर अरावली हिल्स से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है, यहाँ तक। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। इसी कारण यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ की मुख्य नदी लूनी है। यहाँ पाए जाने वाली खारे पानी की झील को सांभर नाम से जाना जाता है, और इस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर झील में नमक का उत्पादन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि सांभर झील में या फिर नमक का उत्पादन कहाँ होता है, नमक का उत्पादन कहाँ होता है, तो बताएंगे सांभर झील में। और सांभर झील कहाँ पर पाई जाती है, थार के मरुस्थल में। दक्षिण का पठारी भाग। उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन कठोर रेवेदार चट्टानों से लेकर बना है। आपको पता होगा रेवेदार चट्टान किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ रखा है, और आगे हम क्लास 7th की बुक में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लास 7th की स्टार्ट करेंगे बुक, उसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो रेवेदार चट्टानों से बनकर बना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार रहती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। प्रायद्वीपीय पठार का धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। यह पहाड़ उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्व एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई उपभागों में बांट सकते हैं। इसमें प्रमुख है मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। पहला, मालवा का पठार। दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। यह उत्तर की ओर से ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों जैसे चंबल, बेतवा आदि का यह उद्गम स्थल इसी पठार पर है। छोटा नागपुर पठार। दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है। यह क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिज में समृद्ध है। यहाँ पर इनकी बहुतता पाई जाती है। तीसरा, दक्कन का पठार। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं, जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। किंतु नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है।
और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर की ओर करती हैं। पश्चिमी घाट, यह इसको सह्याद्री भी कहते हैं, इसका विस्तार एक समान है, जबकि पूर्वी घाट जो है वह बीच बीच में कटा छटा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और ये पीटी में आने के चांसेस रहते हैं। पूछ लेगा पश्चिमी घाट जो है इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, और ये एक समान है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो बीच बीच में कटा छटा है। भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है? दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तीव्र ढलान युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। यानी कि तीव्र ढलान युक्त होने के कारण जो है इस पठार में इसमें प्रायद्वीपीय पठार में जो जल विद्युत उत्पादन होते हैं जितने भी, तो वो यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। इस पठार में सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के पठारी भाग में सागौन, चंदन और बहुमूल्य और भी पेड़ इसमें बहुत ही अधिकता में पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक है। 5वां है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कई बड़ी नदियां हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 3 नदियाँ जो हैं यह डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान का मुख्य झीलें जो हैं वो है चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, यह उनकी मुख्य झील हैं। भारत के 2 उपमहाद्वीप भी हैं, पहला लक्षद्वीप तथा दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यह मूंगे से बना है। इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह के द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है, जहां धान यानी कि चावल की उपज अच्छी होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल तथा रबड़ की खेती की जाती है। भारत का व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूह का विशेष महत्व है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में, और अब ये चैप्टर होगा फिनिश। तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा चैप्टर पढ़ के। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। आप बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो बताइएगा, कोई गलती हुई हो तो ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।